नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगी गुरुकुल परिवार में। मैं आपका दोस्त जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के दिसंबर 2019 का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी जो विषय हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले देखिए, ये अगर लैंग्वेज फर्स्ट की बात की जाए, तो लैंग्वेज फर्स्ट में मैक्सिमम लोग आप लोग लिए होंगे लैंग्वेज 1 में क्या। ठीक है, उसके बाद में लैंग्वेज 2 में अगर देखा जाए तो कुछ लोग इंग्लिश लिए होंगे और कुछ लोग संस्कृत लिए, नहीं होगा ना? कुछ लोग इंग्लिश और कुछ लोग संस्कृत लिए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, लैंग्वेज 1 में होगा एक आपके गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में जो आप इंग्लिश या संस्कृत आप लोग देंगे, उसमें क्या होगा, केवल और केवल 2 गद्यांश होंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले गद्यांश को हल करने के लिए हमारे अंदर थोड़ी सी भाषा की अंडरस्टैंडिंग होनी बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्त, देखिए, भाषा में सबसे पहले हम पढ़ के समझ लेना जरूरी है। जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, समझिए, उसके आधार पे आप क्वेश्चन को हल कीजिए। तो या तो आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पे नज़र डाल लें कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, या पहले पढ़ लें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पे नज़र डाल लेंगे क्या आप आपसे पूछ रहा है, उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, विज्ञान पे, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था और बाल्यावस्था पर, ये हम लोग पढ़ के बताएंगे। ठीक है, अभी बस हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है वो पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि तर्क प्रधान है कि भाव प्रधान है कि कला प्रधान है कि बोध प्रधान है। ठीक है, तब तक हम लोग पहले क्वेश्चंस केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। अभी तो हम कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गद्यांश पढ़ने के बाद आपको भी ऐसे ही करना। ठीक है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता का और भाव के अभाव में देश का रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्राप्ति का, कर्म का। और क्या है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ठीक है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। ठीक है, सबको अभी हम आंसर करेंगे थोड़ी देर में। अगले क्वेश्चन, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। ठीक है, निपात होता है भी जो है निपात है, ये हो जाए। ठीक है, 96 का तो हो जाएगा, भी जो है निपात। 97 की बात करते हैं अब। 97 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? इत प्रत्यय है दोस्त, विकसित शब्द में इत प्रत्यय है। ठीक है, विकसित, ठीक है, में इत प्रत्यय है। ठीक है, का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो विकास अन इत, विकसित। ठीक है, अब ये 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है, दुखद है। अभी अनुच्छेद पढ़ेंगे तब, क्योंकि क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद के आधार पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। वही, आधुनिक काल में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को, सब अनुच्छेद के आधार पे हम लोग। ठीक है दोस्त, तो चलिए 99 तक जो है, 91 से 99 तक को आप अनुच्छेद पढ़ने के बाद इसका आंसर करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। गद्यांश, देखिए गद्यांश क्या है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं मिलती। ऐसा सही भी है, लोगों को संतोष कहाँ मिल रहा है कि कुछ भी हो जाए। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग
अतृप्त रह जाता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में भी बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते हैं, बच्चा 11-12 वर्ष के हो जाते हैं, उसके शिक्षा क्रम में ये कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, क्या कहा है ये बात के आधार पर हमने किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अनुच्छेद के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें कला प्रवृत्ति पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्त, बातें समझ में आ रही है? क्यों? इधर कला की बात की जाए, ठीक है, इधर पढ़े ना आप, इधर आपको दिखा होगा कि देखिए विकसित विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, हमें जरूरत किस पे है? बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा, बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा मतलब उचित स्थान नहीं मिला, यानी कि कला का महत्व होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति के जीवन में कला का महत्व होना चाहिए, इसलिए इसके आधार पर आपका आंसर ये सही होता है। अनुच्छेद पढ़ने के बाद हमने एक क्वेश्चन बना लिया है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे पढ़ भी रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन की ओर भी जाएंगे। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक हैं। इन पर देखिए गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय प्रधान है किस पे? तार्किक है, मतलब तर्क प्रधान है। आपका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया ना? ये बढ़ते हैं दोस्त, ये बढ़ा जाए। अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है 93 नंबर, इसके पहले अभी हम इनको पढ़, इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढप, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मनस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है, दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर का। देखिए ये गद्यांश है, इससे आपको बहुत चीज़ें समझने को भी मिली। ठीक है, और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अभी, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है। बोलिए बोलिए, 93 का समाज में विभाजन हो रहा है ना, सृजन की राह पे नहीं जा रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, तो बट रहे हैं। ऐसे हमारा भारत जो था इंटरडिपेंडेंटल सोसाइटी हुआ करता था, ठीक है, अभी भी है बहुत हद तक, बट आजकल विभाजन बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में देश का रास्ता है। बोलिए, अभी पढ़े थे ना आप ऊपर, पतन का रास्ता है। ठीक है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। ठीक है, बस आपको जो है इसका आंसर हो रहा है वो सब चीज आपको मिल जाएगा। कहाँ? ऊपर अनुच्छेद पढ़िएगा तो एक बार में ना समझ में आए दोबारा पढ़िए, जरूर पढ़िए, पढ़ के आंसर दीजिए। हिंदी में आप 30 में 29 लेके आ सकते हैं आसानी से, डोंट वरी अबाउट दिस। देखिए आगे देखते हैं 95, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? देखिए तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक और अव्यक्तिक। ये देखिए स्वाभाविक, साहित्यिक, अव्यक्तिक, ये 3 चीजें हैं जो सहज रूप से होती है। ठीक है, सहज होती है, स्वाभाविक सहज रूप से, अव्यक्त आदमी करता है कुछ बात को, साहित्य जो है
ठीक है, इसमें मतलब व्यक्ति का भाव दिखता है, इसमें क्या दिखता है, हमारा भाव दिखता है, भावना दिखता है, इमोशंस दिखते हैं। ठीक है, क्या इसमें हम तर्क के आधार पे उसको सही गलत, तो इन तीनों से भिन्न कौन सा हो जाता है आपका, तार्किक। ठीक है दोस्त। लेकिन सीटेट आंसर की में दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4, 95 का 4 दे रहा है, इसलिए आपको भी 4 ही व्यक्ति ही होगा। चलिए इस पे फिर से अब थोड़ा सा सोचते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है, तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक। देखिए इस सब के में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है ना, और ये अभिव्यक्ति नॉर्मल शब्द है। ठीक है, बाकी सब में इक प्रत्यय लगा हुआ है, देख रहे हैं, तार्किक तर्क धन इक, स्वभाव धन इक, साहित्य धन इक। अभिव्यक्ति में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए अभिव्यक्ति सबसे भिन्न हुआ, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, तो यानी कि निपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यानी जोर दिया जा रहा है ना। यहाँ पे हो गया 96 का भी आंसर आपका, याद रखिएगा, ये सब निपात का ला। ठीक है दोस्त, देखिए 97 का आपको विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, विकास धन इत, इसमें इत प्रत्यय है, तो आप मारिए इसको आंसर। ठीक है, 98 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, भैया दुखद है। ठीक है, अनुच्छेद के आधार पे क्या है, दुखद है। आपने पढ़ा था ना अभी, विध्वंस के राह पे ले जा रही है, तो दुखद ही है ना, सुखद कैसे हो सकता है जो विध्वंस करे, औसत कैसे, पता नहीं ये क्या, ये तो बरस बरगने वाली बात है, तो काट दीजिए सबसे पहले, औसत कैसे कह सकते हैं, औसत तो दिया नहीं है ना, सुखद कैसे हो सकता है जब विध्वंस कर रहा है, तो है आपका क्या हो जाएगा, ठीक है 98 का। ठीक है दोस्त, चलते हैं हम लोग, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया है, तो देखिए आधुनिक शिक्षा में विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अभी अनुच्छेद में आपने पढ़ा है, विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, आप बेशक सही कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए जो कविता है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसका भी आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। सबसे उपयुक्त आपको चुनना है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त, युग युग गौरोन्नत नित्य महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का बितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि यतिवर, ऐसा यह पर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है, अब देखिए हिमकिरीट का, अब देखिए इसको पढ़ लिए, पढ़ के समझना है, थोड़ा नहीं कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज रहता है। ठीक है, अगर कविता रहता है तो उसका थोड़ा पद्य में टफ लैंग्वेज रहता है सीटेट का। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ के समझना है, समझ के इसका आंसर करना है, बेशक आप सही करेंगे। ठीक है, तो हिमकिरीट, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है ना। ठीक है, किरीट मतलब क्या होता है, देखिए ठंडा मुकुट, ठंडा बोल रहा है, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बर्फ आपको हिम से पता चला, किरीट का तो आपको भी पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं है, बट मैं करूंगा। देखिए सब में मुकुट है, मुकुट है ना, तो देखिए चांदी, हिम का मतलब चांदी तो होता नहीं है, काट दीजिए। स्वर्णिम सोना तो होता नहीं है, तो होता क्या है भैया, हिम का मतलब होता है बर्फ, तो बर्फ का मुकुट हो गया सही, कुछ सोचना है
डोंट वरी यार, कुछ नहीं, बस जैसे बोल रहा है वैसे कर दीजिए आप। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन तो बन गए हैं आपके। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। नगपति का विग्रह और समास होगा, नगपति का विग्रह और समास क्या होगा, क्या होगा ये बताइए। रत्नों का पति नगो, पर्वतों का पति जो धर्मधार है, नगो का पति, नगपति मतलब नगो का पति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास। आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा, क्या बोलते हैं, कर्ता नए कर्म को, ठीक है, इस तरह से। और ये समास थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। समास संधि तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सीटेट के लिए, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप आराम से इसको कर पाएंगे। ये देखिए नगपति, तो आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए कि नगपति मतलब क्या, नगों का पति, यानी कि अगर का से जुड़ा होता है तो ये क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका तत्पुरुष समास होता है। आपका विग्रह करना खोजना आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा संधि समास कर लीजिएगा, इससे 2 नंबर आपके, ठीक है। बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्रामर में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, तो इस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। देखिए इस पंक्ति में कहा गया हिमालय शक्ति का, ये देखिए पूंजीभूत ज्वाल, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, पूंजीभूत यानी कि शक्ति से यहाँ पे हो जाएगा ना, तो पढ़, ये देखिए युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त, तो ये तो शक्ति को नहीं दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है ना, काट दीजिए। मेरे भारत के दिव्य भाल, काट दीजिए। सकार दिव्य गौरव विराट, इसको भी काट दीजिए। ये देखिए पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात। तो आइए आगे देखते हैं। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हो, जिसे जीता ना जा सके वो अजेय होता है ना, वो अजेय होता है, जिसे जीता ना जा सके। शायद कविता में भी अजेय का ही प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। अब आइए निसिम की बात आती है। निसिम शब्द में कौन सी संधि है, निसिम शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पे तर्क संधि होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है निहन सिम या कुछ होता है, ठीक है। निह यानी कि देखिए विसर्ग अगर आ गया तो ये विसर्ग संधि हो जाता है, तो पूरा हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, बट इसके जो ये निह है इसका ये, ठीक है, ये विसर्ग संधि हो जाता है, इसलिए बोले थे ना संधि समास पढ़ लीजिएगा, 2-3 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है दोस्त। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या है, भारत की प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, ऐसा कविता में कहा गया है, इसलिए हिमालय को यतिवर कहा गया है। क्यों, क्योंकि हिमालय समाधि में लीन है, ऐसा संबोधित किया गया, ठीक है। हिमालय को यतिवर कहा गया है क्योंकि वो समाधि में लीन है। तो आपके ये 15 क्वेश्चंस आराम से आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो संस्कृत में भी, हिंदी में भी या अंग्रेजी है, सब में आप आराम से ये 15 क्वेश्चंस बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम ग्रामर के हो सकते हैं, वरना बाकी सबके सब क्या रहेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब पेडागोगी का क्वेश्चंस आएगा आगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे आपका पेडागोगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त पेडागोगी की बात करते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ठीक है, उसकी लेखन क्षमता का आकलन नहीं, उसके बोलने की कुशलता का आकलन नहीं, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन हम लोग करें, ठीक है। 106 का 2 नंबर, सही है।
हाँ, सीटेट भी यही बोल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सीटेट भी यही बोल रहा है। ठीक है ना। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त आगे देखते हैं। आगे कितना है, 107 नंबर। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका? देखिए, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख, सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है, सबसे कम बोल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कहानी कहना, अच्छी बात है, कहानी लिखना अच्छी बात है, घटना का वर्णन अच्छी बात है, तो सबसे कम ये आपका श्रुतलेख हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं अब आंसर की में क्या दिया है, यही दिया है। ठीक है, आपके सीटेट के फाइनल आंसर की भी यही बोलता है कि 107 का ये जो श्रुतलेख ही होगा। देखिए आप भी देखिए, कहानी कोई कह रहा है तो उसकी अभिव्यक्ति जो है, ठीक है, निकल रही है ना। कोई कहानी कह रहा है तो अपने भाषा में ना कहता है, कहानी लिख रहा है तो उसकी कुछ मौलिक चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, उसकी जो मौलिकता है वो तो बाहर आ रही है ना। किसी घटना का कोई वर्णन कर रहा है तो अपने शब्दों में कर रहा है, तो भी भाषा का बिना उपयोग के थोड़े कर पाएगा, तो भाषा का उपयोग हुआ है ना, तो ये घटना वर्णन भी हो जाएगा। तो ये जो श्रुतलेख है, जो सुन रहे हैं और उसी को सीधे सीधे लिख रहे हैं, तो यही जो है भाषा आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण। आपको हम बोल रहे हैं लिखो राम आम खाता है, आपने लिख दिया राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं ना। आपने जो सुना वो उसको लिख दिया, तो एक कुछ विशेष सबसे कम प्रभावी तरीका है भाषा आकलन में ये श्रुतलेख। ठीक है, सुन के लिखना श्रुतलेख का मतलब होता है। तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि सबसे कम आपसे पूछा गया था। ठीक है दोस्त, 107 हो गया आपका। 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए, 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, निश्चितः सही है, गलत है? देखिए, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। ठीक है, पूर्णतः सही है, सीटेट भी यही बोलता है। देखिए, आपने बालक को जो पढ़ाया, जो सिखाया, उसी के आधार पर ना वो उसका रिजल्ट आ रहा है। तो आकलन में आपकी भी गड़बड़ी है। अगर बालक फेल भी हो रहा है तो वो आप भी गड़बड़ में हैं। आप अपनी बातों को उसके सामने नहीं रख पाए, आप अपने विषय में रुचि जागृत नहीं कर पाए, तभी तो नहीं तो हो जाता ना, है कि नहीं? आइए, ये आप पूर्णतः सही है कि आप भी उसके लिए दोषी हैं। ठीक है, उसमें शिक्षक का भी आकलन हो जाता है। अगर बालक अच्छा कर रहा है तो यानी कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर बालक गड़बड़ कर रहा है तो आपके पढ़ाने में दिक्कत है। ठीक है, देखिए, सीटेट जो है कुछ नहीं है, सीटेट आपके सीधे सीधे आपके व्यवहार में परिवर्तन खोजता है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, सीटेट आप आसानी से पास हो सकते हैं बिना एक दिन भी पढ़े, बस आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाना चाहिए। जो एनसीएफ कह रहा है उसके आधार पर आपके व्यवहार हो जाने चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब आइए, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीत क्या की? भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी होगी, अवलोकन के आधार पर पोर्टफोलियो में हर चीज होता है। क्या सोचिए, लिखित परीक्षा। देखिए, पोर्टफोलियो में हर चीज होता है। बालक के जब से एडमिशन लिया, क्या क्या उसका क्रिया है, जो भी स्कूल में कर रहा है, जो पाठ्य जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम में जो है, उसके अलावा पाठ्य सामग्री के आधार पर जो होता है, जो मतलब और भी गतिविधियाँ होती है, जैसे डिबेट हो गया, संगोष्ठी हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है, सब में कितना प्रदर्शन कर रहा है, उस आधार पर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इससे वो जानकारी मैडम क्या करती है, देती है अभिभावक को। ठीक है, ये आपका पोर्टफोलियो आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्त, तो मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, 110 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या आता है पहली कक्षा में? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। क्या हो जाएगा आपका आंसर? चलिए बता दीजिए। चित्र बनाना भी लिखना के ही अंतर्गत आएगा। पहली कक्षा में
चित्र बनाना भी है, लिखना के अंतर्गत आएगा। देखिए छोटा बालक होगा ना, कभी ऐसे खींचेगा, कभी ऐसे खींचेगा, कभी ऐसा करके ऐसा 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 ऐसे खींचते रहेगा, देखे होंगे ना आप, ठीक है। ये सब चीज उसके लिखने के अंतर्गत आएगा बालक के, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए चित्र बनाना आपका यहाँ पे सही होता है, ठीक है। पहली कक्षा में अगर बालक कुछ भी खींच रहा है, ऐसे वैसे कुछ भी लिख रहा है, पढ़ रहा है, सब एक क ऐसे लिखा जाए यही नहीं, कैसे भी ऐसे खींच दिया, वो सब उसका लिखना के अंतर्गत आ जाए, ठीक है। चित्र बनाना भी उसका लिखने के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। देखिए प्राथमिक स्तर पर अब अक्षरों की पहचान कराना जो है ना, सबसे कम महत्वपूर्ण। बाकी देखिए अनुमान लगाना कि हाँ ऐसे है, क हो ही होगा तो ठीक है। संदर्भ अनुसार अर्थ, अगर बालक थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है तो ये भी ठीक है। पढ़ने का उद्देश्य पता होना चाहिए कि उसको आप लिपिबद्ध लिपि सिखा देना चाहते हैं, उसको मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ सके, शब्दों को हिजे कर करके, ये सब चीज़ें तो वो सब बढ़िया है, ठीक है। तो ये अक्षरों की पहचान कराना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी हर चीज़ कौन, ठीक है। ये कम महत्वपूर्ण है, ये भी बिना अक्षरों की पहचान के वो बालक पढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षरों की पहचान कराना है, ठीक है। पढ़ने का उद्देश्य, संदर्भानुसार अनुमान लगाना है, ये सब चीज इससे कुछ अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन, ठीक है, ये किसके साथ है? चलिए बता दीजिए, नहीं बताइएगा। भाषा अर्जन की बात करते हैं चमस्की, ठीक है। भाषा अर्जन की बात करते हैं चमस्की महोदय, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें होती है, भाषा अर्जन और भाषा अधिक, ठीक है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, इन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिख। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा नहीं है, अगर अनुनासिक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती तो बालिका जो है ये इस तरह से अनुनासिक नहीं लगाती, वो जानती है, कुछ तो जानती है, तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है, काट दीजिए। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। देखिए सब में अनुनासिक लगा दी है, सब में दिख रहा है ना आपको, यानी कि ये अति सामान्यीकरण कर रही है, ठीक है। ये ज्यादा मतलब सब में उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी लिखा जा रहा है तो मतलब उसमें अनुनासिक लगेगा ही, इसलिए कुछ भी लिख रही है तो उसमें अनुनासिक लगा दे रही है बात, ठीक है। तो यानी कि सामान्यीकरण कर रही है, अति सामान्यीकरण कर रही है। सामान्यीकरण करती तो तक ठीक था, ये अति कर दे रही है, सब में लगा दी है। देखिए पांचों में भी लगा दी, किन्ने में भी लगा दिया, आंखों में भी लगा दिया, दोनों में यानी कि सब में लगा दी है, यानी कि अति सामान्यीकरण कर रही है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है, आंसर कर देना है। डोंट वरी अबाउट दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। सीटेट बहुत सामान्य है, बहुत आसानी से आप इसको पास कर सकते हैं, बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है। समझ में आ रही है ना जी आपको? चलिए, विद्यालय में भाषा शिक्षण के कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को जानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक व्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो देखिए विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना नहीं, सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है बट सबसे नहीं है, ठीक है। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता का पहचानना बिल्कुल सही लग रहा है हमें, ठीक है, इसलिए डबल टिक दिया है। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ये भी ठीक है।
ठीक है, सहज मौखिक यहाँ पर केवल दे दिया है, यानी कि यहाँ पे ये लिमिट कर रहा है। लिखित और मौखिक सब तरह से हो सकता है, ठीक है, भाषा का व्यक्त करने का, ठीक है, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, केवल पढ़ने का क्षमता, लिखने का नहीं, इसलिए ये भी आपको लिमिट कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा जो ब्रॉड है वही आपका होगा, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचान, ये आपका आंसर सही होता है, दिस इज ट्रू। ठीक है, 119 नंबर देखते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। यहाँ पे समझने यहाँ पे होगा थोड़ा सा बस, ठीक है, समझने होगा। ठीक है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को, देखिए हमारे ही बात कर तो थोड़ी बहुत हम लोग अपने क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, तो भोजपुरी थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं, बोलते भी हैं जब बच्चे रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हिंदी भी हम लोग समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, तो यानी कि 2 भाषाएं समझ और बोल लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब विद्यालय में बालक प्रवेश करता है तो उसको पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, वो रटना वाला ऑप्शन तो सीधे काट दीजिएगा, कुछ नहीं, इसके कभी सही नहीं होने वाला। ठीक है, सीटेट में कभी सही नहीं होने वाला है, इसलिए काट ही दीजिए। ठीक है, अगर नहीं जब तक ना रहे तो ये आपका समझना हो जाएगा, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 120 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। देखिए, उसकी अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी अवधारणाओं, शब्दावली। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका देखिए, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। देखिए, उसका कंसेप्ट क्या है, किस तरह चलता है, ये चीज आपको जानना होगा। ठीक है, जानना होगा ना मेरे प्यारे दोस्त। तो उसकी अवधारणाओं को जानना होगा, और उसके जब तक आपके वर्ड पावर ना होगा तब तक आप बोल कैसे पाइएगा। उसकी अवधारणाओं और शब्दावलियों को सीखना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका क्या होता है? 3। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।